आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रेलवे ट्रैक पर एक महिला के कार चलाने की भी है। देखिए, हैदराबाद में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि महिला नशे में थी। घटना हैदराबाद के शंकरपल्ली रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने जब ये नजारा देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कार रोकने की बजाय उसकी स्पीड और बढ़ा दी। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत बेंगलुरु हैदराबाद लाइन पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में महिला को पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल को सौंप दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक फेरी वाले की बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है। छात्रा का नाम महविश है। लखीमपुर खीरी के शेख सराय मोहल्ले की रहने वाली महविश बेहद गरीब परिवार से हैं। उनकी मां बकरियां पालती हैं तो वहीं पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करते हैं। लेकिन महविश ने इस तंगहाली में भी डॉक्टर बनने का सपना देखा और अपने सपने को जिंदा रखा। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी महविश पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। महविश ने तीसरे प्रयास में नीट की परीक्षा पास की है। उन्हें 529 अंक मिले हैं और पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में उन्होंने 11,114वां रैंक हासिल किया है। यूपी के सहारनपुर का एक गांव थरौली देश का पहला हाईटेक और ISO सर्टिफाइड गांव बन गया है। ये गांव पूरी तरह से विदेशी तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरे गांव में 29 हाईटेक IP आधारित CCTV कैमरे और क्लाउड बेस्ड स्मार्ट स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिनसे देश विदेश से भी गांव वालों से संवाद संभव है। इसके अलावा गांव में हाईटेक कंट्रोल रूम, स्मार्ट स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया गया है, जिससे रात में भी महिलाएं और लड़कियां बिना डर के बाहर घूम सकती हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नौसेना के क्लर्क की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले दिल्ली में नौसेना हेडक्वार्टर के क्लर्क विशाल यादव को राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विशाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों के मुताबिक विशाल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। इसी लत के कारण वो मोटी रकम गंवा चुका था और इसी दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए प्रिया शर्मा नाम की महिला के संपर्क में आया और पैसों के लिए वो प्रिया को देश से जुड़ी अहम जानकारियां देने लगा। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना के अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को जयपुर की CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इंटेलिजेंस विंग ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। लिहाजा ये माना जा रहा है कि विशाल यादव इंटेलिजेंस की पूछताछ में वो सारे राज उगलेगा जिन्हें अभी तक वो पाकिस्तान को मुहैया कराता था। इंटेलिजेंस विंग ने आरोपी विशाल यादव को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर ले गई, जहां से उसे स्थानीय कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी विशाल यादव पर भारत की सामरिक और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि विशाल यादव पाकिस्तान की एक महिला हैंडलर के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक महिला हैंडलर को लगातार नौसेना और सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भेज रहा था। अधिकारियों के मुताबिक खुद को प्रिया शर्मा बताने वाली ये महिला उसे रणनीतिक महत्व की गोपनीय जानकारी निकालने के लिए पैसे दे रही थी। भारत की गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान तक पहुंचाने वाला जासूस विशाल यादव ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की पूछताछ में सामने आया कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की महिला हैंडलर से करीब 50,000 रुपये लिए थे। क्रिप्टो अकाउंट से ये 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे
जिसके बाद राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस के रडार पर विशाल यादव आ गया था। विशाल यादव जो कि नई दिल्ली में नौसेना के दफ्तर में यूडीसी क्लर्क के पद पर तैनात था और वहां पर नौसेना से जुड़ी हुई गोपनीय सूचनाएं लगातार पाकिस्तान की महिला हैंडलर को भेजता आ रहा था। इसके लिए वो नौसेना के दफ्तर में लगे प्रिंटर से महत्वपूर्ण दस्तावेज स्कैन करता, उसके बाद दफ्तर के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वो कॉपी निकालने के बाद उसकी फोटो खींचकर महिला हैंडलर को भेज देता था, जिसके बदले में वो बड़ी रकम भी लेता था। गिरफ्तार आरोपी विशाल यादव जो दिल्ली के नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था और हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसों की जरूरत थी और वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट और सीधे अपने बैंक खातों के जरिए पैसे ले रहा था। आरोपी विशाल यादव से जयपुर में खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल हैं और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है। आज का अपडेट ये है कि हमने विशाल को कल रात को अरेस्ट किया है। उसके लिए पुलिस कस्टडी के लिए अभी माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसके लिए बाद कोर्ट का ये आदेश है कि 30 तारीख को 11 बजे तक पुलिस कस्टडी स्वीकृत की गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आरोप क्या है विशाल पर, कहां से इसे अरेस्ट किया गया था? देखिए, विशाल प्रीवियसली एक केस है रवि प्रकाश मीना का जो केस पहले चला आ रहा है, पेंडिंग था, उसमें लीड मिली थी और विशाल को सर्विलांस पे काफ़ी लंबे समय से लिया हुआ था। अब सर्विलांस पे लिया हुआ था तो कुछ सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान को के हैंडलर्स को प्रेषित करना उसमें पाया गया। सेक्शन 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिस विशाल को दिया, जिस पे बाद उससे पूछताछ की। उसके मोबाइल की जब हमने चेक किया तो उसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं वो पाए गए, जिसके बिहाफ पे उसे अरेस्ट किया गया है। विशाल यादव का नाम पहले भी एक बड़े जासूसी नेटवर्क ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आ चुका है। उस समय भी उसने भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विदेशी एजेंसी तक पहुंचाई थी। अब एक बार फिर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। विशाल यादव की गिरफ्तारी से एक बार फिर जासूसी गिरोहों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका उजागर हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधि के लोगों से सतर्क रहें और तुरंत इसकी सूचना दें। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने अलर्ट को बढ़ा दिया है। पिछले महीने में ही अधिकारियों ने राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब सहित कई राज्यों में कई लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से संबंध है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के अलावा भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई और जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सभी आरोपी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे थे। जाहिर है, भारत में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसों का ये नेटवर्क लंबा है। अभी तो इसके चंद मोहरे ही इंटेलिजेंस अधिकारियों के चंगुल में फंसे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। पुरी में कल शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आप नेता सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके खिलाफ दिल्ली में ACB ने मामला दर्ज किया है। इन पर पिछली आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप है।
मामला साल 2018-19 का बताया जा रहा है, जब तत्कालीन आप सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं के लिए 5,590 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। एसीबी जांच में दिल्ली में अस्पताल, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू बनाने में गड़बड़ी सामने आई है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी बुनियाद बताया है। दिल्ली, यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार के रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। नीतीश सरकार ने अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार की तरफ से 299 एसी और नॉन एसी बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से पीपीपी मोड में 250 अतिरिक्त एसी बसें भी चलाई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 75 एसी और 74 डिलक्स बसें खरीदने का भी फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है, उसे लेकर पार्टी अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने खुशी जताई। चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग का निशान अलॉट किया है। इस पर प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। सीएम योगी ने आने वाले त्योहारों, कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और समरसता के साथ संपन्न कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। वहीं यात्रा मार्ग पर डीजे, ढोल, ताशों की ध्वनि निर्धारित मानकों के मुताबिक ही होनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई। इसका शुभारंभ कल यानी 27 जून से होने जा रहा है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अलग अलग रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान 10 दिनों तक अलग अलग रस्में भी होंगी। इस वर्ष रथ यात्रा में 4 बैंड और 5 झांकियां शामिल होंगी। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंक उछलकर 83,756 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 304 अंकों पर चढ़ा। ये 25,549 पर पहुंच गया। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 98,600 रुपए पर स्थिर रही। वहीं चांदी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,03,100 रुपए है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 40 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 68 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मद्रास हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की। ये फैसला सरकारी बैंक में नौकरी रद्द किए जाने से जुड़ा है और नौकरी रद्द किए जाने की वजह सिबिल स्कोर है, जिसे आमतौर पर क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही बैंक लोगों को तमाम तरह के लोन यानी कि कर्ज देती है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एक आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। एसबीआई का यह आदेश एक शख्स की बैंक में सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट पर नियुक्ति रद्द करने के लिए जारी किया गया था। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यक्ति के सिविल रिपोर्ट में खराब क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस एन माला ने कहा कि बैंकिंग के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्मचारी पब्लिक मनी से जुड़ा काम करते हैं। अदालत ने कहा कि खराब वित्तीय अनुशासन वाले व्यक्ति पर पब्लिक मनी से जुड़ा काम कराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए बैंक का ये मानना सही है कि खराब सिबिल रिपोर्ट वाले व्यक्ति नियुक्ति के लिए अयोग्य है। एसबीआई के भर्ती नियमों में ये साफ कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनका समय पर लोन ना चुकाने की वजह से क्रेडिट स्कोर खराब है, वे जॉब के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इसके बावजूद याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने जॉब के लिए आवेदन किया। टेस्ट पास करने के बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसके सिबिल रिपोर्ट ने नियुक्ति में अड़ंगा लगा दिया। सेलेक्ट किए गए उम्मीदवार के सिबिल रिपोर्ट से पता चला कि 2018 में आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर रहते हुए उसने कुछ पर्सनल लोन लिए थे, जिसे उसने समय पर नहीं चुकाया था। इसके अलावा उसने 2019 में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी भुगतान नहीं किया था, जिसकी वजह से बैंक को 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसबीआई की लीगल टीम ने आरोप लगाया कि याचिका देने वाले उम्मीदवार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी खराब क्रेडिट हिस्ट्री छिपाई थी।
वहीं उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जॉब के लिए आवेदन करने से पहले सभी बकाया भुगतान कर दिए गए थे। हालांकि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि जॉब के लिए योग्यता क्लीन क्रेडिट रिकॉर्ड के आधार पर थी, केवल आवेदन करने से पहले बकाया भुगतान करने पर नहीं। कोर्ट ने जोर दिया कि पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए उम्मीदवार का साफ रिकॉर्ड होना जरूरी है और नियमों के तहत आता है। इस फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बेसिकली ये एक आई वुड से एक अनफेयर मीन्स है, बिकॉज लाइक सी इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब जो हम लोग लोन्स ले रहे हैं है ना या कुछ करने सी एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ मेरे पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट आई एम हैविंग एन एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे ये साबित हो रहा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी ना मतलब वर्थ नहीं है उससे ज्यादा। तो अगर लेट सपोज इफ आई टेक माई रेज्यूमे इनटू सम कंपनी इनटू सम अदर कंपनी, तो उससे क्या हो रहा है, उससे फिर जितनी मेहनत करी है वो तो फिर वेस्टेड हो गया ना सारा, है ना। सिविल स्कोर मतलब चलो ठीक है, मैंने स्किल बिल्डअप करी, मैं बीटेक में हूँ VIT वेलोर से। सो व्हाट आई डिड वाज दैट लाइक कि मैंने बीटेक भी अच्छे Tier 1 कॉलेज से करी, उसके बाद फिर मैंने स्किल्स भी बिल्डअप किए। तो जब सिविल स्कोर के बेसिस पे मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है तो इतनी मेहनत मेरी लगाने का तो वेस्ट ही है ना। इससे अच्छा तो फिर मैं कहीं और जाके थोड़ा धक्के ही खा लूं। सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर जब मिलता है जब कोई बंदा लोन में डिफॉल्ट नहीं हुआ हो। अब जो बंदा नौकरी लेने जा रहा है, या हो सकता फ्रेशर हो आपकी तरह या किसी की तरह, तो उसका सिविल स्कोर क्या होगा? उसने तो कभी लोन लिया नहीं। और जो यंग लोग हैं वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल सिविल ये जो है ना ये बिल्कुल धारणा बहुत गलत है कि सिविल स्कोर के बेसिस पे उनकी काबिलियत, इसका मतलब सिविल स्कोर अच्छा होगा तो उनकी काबिलियत कुछ नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी है मैम। तो सिविल का जो रिकॉर्ड होता है माना जाता है हो सकता है लोन या किसी वजह से किसी कंडीशंस की वजह से उसका सिविल डाउन, और आजकल सिविल डाउन करना तो एक तरह से एक तरह का कंपटीशन सा हो गया है। जानबूझ के पहले क्रेडिट कार्ड लो, अगर बाई चांस किसी घर की परेशानी की वजह से इन केस बंदा एक दिन भी लेट करता है उसको मैक्सिमम सरचार्ज लगा देना, उसको बर्डन डालना, चाहे वो प्रॉपर्टी या हाउस लोन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह किसी वजह से वो बेचारा अंडर प्रेशर होता है। और आपने देखो कई बार तो लोग सिविल डाउन होने की वजह से मर भी जाते हैं, उनको कोई लोन नहीं मिल पाता। ये इस खौफ से तो हम जी रहे थे, लेकिन साथ में अब सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट जॉब भी हम तब करेंगे जब हमारा सिविल अच्छा होगा। ये तो सरासर मैम नाइंसाफी है, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सरकार को और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसका होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि केवल यही बेस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मायने रखता है। हाँ, 10% 20% इसका भी सिविल स्कोर भी होना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो पैसा ना होने की वजह से वो क्रेडिट लिया हो बैंक से और न चुका पाया हो, इकोनॉमी उसका जांच करना चाहिए, क्या रीजन था, किस लिए लिया था, कोई इशू होगा, फैमिली मेडिकल इशू तो नहीं था, किस रिकॉर्डिंग लिया था, किस लिए रिजेक्ट हुआ है, इसके बेसिस होना चाहिए। लेकिन क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज आपको लिए चलेंगे दिल्ली के सदर बाजार की एक ऐसी कॉलोनी में जो कई दशकों से ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बनी हुई थी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से इस कॉलोनी की पहचान बदल रही है। दिल्ली का सदर बाजार जो आमतौर पर व्यापारिक और भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक और वजह से वो आजकल सुर्खियों में है। इस पूरे बाजार के अंदर ये जो पूरी कॉलोनी आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, ये कॉलोनी जो है प्रियदर्शिनी कॉलोनी है, जो कि 60 साल के बाद एक डर से बाहर आई है। और वो डर ये कि कई वर्षों से नशेड़ियों और ड्रग्स माफियों के लिए ये एक सेफ जोन बन गई थी। गांजा, स्मैक, चरस जैसी नशीले पदार्थ जो थे वो यहाँ खुलेआम बिक रहे थे, लेकिन अब यहाँ से यहाँ पर आपको जो माफियों के घर थे उन पर ताला नजर आएगा। हम यहाँ किसी को नशा नहीं करने देंगे, ना नशा बेचने देंगे। मेरे साथ बोलेंगे, हमारी देश नशा मुक्त देश। तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। दिल्ली के सदर बाजार की इन अंधेरी संकड़ी गलियों में अब उम्मीद का उजाला है, राहत है, सुकून है कि इसकी पहचान बदल रही है।
कल तक यहाँ जो जिंदगी नशे के अंधेरों में गुम थी, आज वो नशे से उबरकर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ साथ मदद ली है इन नन्हे बच्चों की, जिनका भविष्य इन्हीं गलियों से होकर गुजरना है। पुलिस इन बच्चों के जरिए यहाँ का माहौल बदल रही है। जो बच्चे यहाँ घर से निकलने में डरते थे, अब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले इधर का माहौल थोड़ा खराब था, हमें डर लगता था, हमारे मम्मी पापा हमें बाहर नहीं आने देते थे। तो फिर पुलिस वाले अंकल आए, हम इधर का कारोबार संभाला, फिर हम सब बदल गया। फिर इधर टेंट लगा, हमें सिखाया गया और टाडली लड़की को सेव करना, ये सब सिखाया गया। पहले यहाँ पे बहुत ड्रग्स बिकता था, ये सब होता था, हमें घर से बाहर निकलने नहीं देता था, पर अब बहुत अच्छा है। दरअसल कॉलोनी के हालात तब बदले जब पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कॉलोनी में ताबड़तोड़ छापेमारी की, नशा बेचने और खरीदने वालों को गिरफ्तार किया। 12 बड़े ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में स्मैक और गांजा जब्त किया गया। 12 बड़े ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में स्मैक और गांजा जब्त किया। अभी भी पुलिस यहां रोज कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी है। तलाशी जारी है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमने यहाँ पर 2 तरह से काम किया। एक तो जो ड्रग माफिया थे उन पर एक्शन लिया और एक जो ड्रग एडिक्टेड उन पर। माफिया पर लेने के लिए हम जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक बेबी और गलकटी का मकान है जो यहाँ की बहुत बड़ी वो थी ड्रग माफिया। हमने इसके घर पे कैमरे लगवाए और फिर साथ में माइक लगाया। माइक का हमारे कंट्रोल रूम में है बूथ से, अगर यहाँ पर कोई आता है तो हम यहाँ जो पिकेट है उसको अलर्ट कर देते हैं। अच्छा। और इस तरह से हम यहाँ पर जो एडिक्ट्स के लिए भी लोग आते थे उन पर भी हमने एक्शन लिया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, उनको भी अरेस्ट किया और जो ड्रग बेचने वाले थे सब पर FIR की और उनको अरेस्ट किया। रेड शर्ट में जो लड़का जा रहा है उसको चेक करो। हाँ, ये चेक करो उसको। पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है ताकि इस गोरख धंधे को जड़ से खत्म किया जा सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के डर से करीब 150 ड्रग्स माफिया अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। कॉलोनी के लोग यहाँ बदलती हवा को महसूस कर रहे हैं। कि देखो, हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो जैसे हम लोग बिजनेस करता हूँ बाहर पटरी पे, काजू नेवा बेचता हूँ, फिर आता हूँ तो देखता हूँ भीड़ भड़का। अब तो सही है यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे से तो सब बुरा हाल हो गया था पहले। हाँ, अब सुरक्षा है, बच्चे खेल रहा है, कूद रहा है। पहले बच्चा नहीं निकल पाता था, हम लोग नहीं निकल पाते थे। अब हम शांति से रहते हैं, शांति सुरक्षा से रहते हैं। मेरा लड़का पटरी लगाता है, मैं घर में रहते हैं। मजदूरों के लिए बसाई गई कॉलोनी अब फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही है। कारोबारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। काफ़ी हालात बदल गए हैं। पहले यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, रात को तो बहुत बुरा हाल होता था, मतलब जनरल कोई आ नहीं सकता था, इतना यहाँ पे वो था। लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से पुलिस की बहुत इसमें वो आई है पकड़, और अब साफ़ सुथरा हो गया, एकदम बढ़िया हो गया यहाँ पे। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 70 साल से ये परेशानी थी, हमें आज की नहीं है। तो आज हमें हमारा मन बहुत खुश है क्योंकि राजा सर, हमारे DCP साहब, हमारे तोमर SHO साहब तोमर जी ने जो है यहाँ सुधार इतना कर दिया है कि मतलब बता नहीं सकते आपको। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बच्चों का भविष्य बच गया। हम अपनी आंखों से बच्चों को देखते थे, बेचारे पता नहीं क्या क्या करते थे, मैं बोल नहीं सकता। यहाँ सड़क पे पड़े होते थे बच्चे, उठा उठा के हम लोग खुद छोड़ के आते थे अंदर। तो उनको यही नहीं पता होता था कि जाना कहाँ पर, इतना नशा करते थे और इतना नशा बेचते थे। कॉलोनी में दिल्ली पुलिस का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरी तरह ड्रग्स फ्री, सुरक्षित और स्वच्छ बस्ती के रूप में न पहचानी जाने लगे। पुलिस का जो ये अभियान है सिर्फ वो एक दिन का अभियान नहीं है, वो लगातार 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ तैनात रहते हैं। मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है कि किसी तरीके का संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना आ जाए। और साथ ही साथ जो एक मैसेज है कि दिल्ली जो है वो नशे के लिए नहीं है, वो इस कॉलोनी में दिखती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।